जय हिंद साथियों। मैं मयंक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशनल एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो होने वाली है यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल दोनों के लिए। आज जो हमारा चैप्टर होगा हिंदी वर्णमाला, ये हिंदी वर्णमाला का वन शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें हम भाषा के विषय में और भाषा का क्या क्या क्रम रहा है, इसके अलावा स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण और स्वर और व्यंजन से रिलेटेड 25-25 क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भाषा की कि भाषा है क्या। जैसे भाषा, तो बहुत से लोग कहेंगे हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है। भाषा ये नहीं है। अगर भाषा को वास्तविक रूप से देखा जाए तो भाषा क्या है? एक माध्यम है। भाषा एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? अपने मन के विचारों व भावों को दूसरे तक क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। वो चाहे हम बोलकर प्रकट करें, लिख कर प्रकट करें, या फिर हम इशारे के माध्यम से प्रकट करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? भाषा क्या है? भाषा जो है वो क्या है? एक माध्यम है। भाषा एक माध्यम है। हम लिख सकते हैं भाषा एक माध्यम है जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हम अपने भावों को, अपने भाव यानी मन के जो भाव हैं व विचारों को प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं व दूसरों के विचारों को जानते हैं या ग्रहण करते हैं, को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर हम जाने कि भाषा क्या है। भाषा एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम अपने मन के भाव व विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं व दूसरे के मन के विचारों व भाव को अपने तक ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये हो गई। भाषा क्या है? माध्यम है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, हमारी जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है। ठीक है, तो जो हिंदी भाषा है, क्या सबसे पहले हिंदी ही भाषा बोली जाती थी? तो जवाब है नहीं। सबसे पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी? संस्कृत भाषा। यानी जो सबसे पहली भाषा है वो कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा है जिसका कालखंड की बात करें यानी कब से कब बोली जाती थी, तो ये 1500 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व से कब तक बोली जाती थी? 1000 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व तक। यानी संस्कृत भाषा भी दो भागों में है। पहले जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक बोली जाती थी वो कौन सी थी? वैदिक संस्कृत। कौन सी थी? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत। इसके बाद जो संस्कृत बोली जाती थी, बात करें 1000 ईसा पूर्व से, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व तक जो बोली जाती थी ये संस्कृत यानी वैदिक संस्कृत से वो थोड़ा सा क्या था? आसान था, जिसको हम बोलते हैं लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत दी भाषा का, अगर हम इसी को हम बोल सकते हैं विकास या क्रम।
ठीक है। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा में भी कौन कौन सी बोली जाती थी? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, लौकिक संस्कृत जो बोली जाती थी वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक बोली जाती थी। इसके बाद जो अगली भाषा थी वो थी पाली भाषा। कौन सी थी? पाली भाषा। जो पाली भाषा बोली जाती थी वो थी 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा तक, 1 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक बोली जाती थी। ये जो पाली भाषा थी वो इस जो थी बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, ये बौद्ध ग्रंथों में लिखी हुई थी। यानी इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हमको? तो बौद्ध ग्रंथ से मिले। इसके बाद जो अगली भाषा थी, अगली जो भाषा थी वो थी प्राकृत भाषा। कैसी भाषा? प्राकृत भाषा। इसके साक्ष्य हमको अगर बोले कहाँ से मिली तो ये जैन ग्रंथ से। कहाँ से मिले? जैन ग्रंथ से मिले। अब अगर हम इसके कालखंड की बात करें कब से कब बोली जाती थी, तो 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक कौन सी भाषा बोली जाती थी? प्राकृत भाषा बोली जाती थी। इसके बाद अगर हिंदी, इसके बाद कौन सी भाषा जो आई थी वो थी अपभ्रंश। कौन सी? अपभ्रंश, जिसको हम सौर सैनी भी बोल सकते हैं, सौर सैनी भाषा भी बोल सकते हैं भाषा। इसके कालखंड की बात करें तो ये 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक बोली जाती थी। इसके बाद आती है हमारी हिंदी भाषा। हिंदी भाषा। हिंदी भाषा की बात करें कि कब से बोली जाने लगी और कब तक बोली जाएगी या कब, ठीक है, तो ये जो थी ये 1000 ईस्वी के बाद से का जो समय है से वर्तमान समय तक कौन सी भाषा बोली जा रही है? हिंदी भाषा बोली जा रही है। समय तक, यानी जो 1000 ईस्वी से अब तक जो भाषाएं बोली जाती हैं वो कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा। तो यहाँ पर हम देखें कि भाषा का क्रम, सबसे पहले संस्कृत भाषा बोली जाती थी, उसके बाद संस्कृत में भी दो प्रकार, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी भाषा, ठीक है। इसके बाद अगर हम और कुछ बात करें कि जैसे विशेष चीजें कि हिंदी भाषा जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? हिंदी भाषा दिवस, तो जवाब होगा 14 सितंबर। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। 14 सितंबर, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बात करें कि ये तो हो गई भाषा। अब जैसे भाषा हो गई तो भाषा जैसे क्या है कि कोई भी भाषा हो तो भाषा में व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर यहीं से हम बात करें कि भाषा में जो व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, तो व्याकरण जो है, व्याकरण के माध्यम से हम सीखते हैं कि उस भाषा को कैसे हम शुद्ध शुद्ध बोलें, शुद्ध शुद्ध लिखें, ठीक है। तो क्या है, व्याकरण का ही मतलब जो है वो होता है बी धन आ धन करण, जिसका अर्थ है भली भांत समझना, भली भांति समझना। किसको समझना? उस भाषा को। किस लिए? ताकि हम उसको शुद्ध शुद्ध लिख सकें, बोल सकें, ये सारी चीजें, ताकि हम क्या कर सकें? शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण यानी बोल सकें,
शुद्ध लिख सकें और शुद्ध प्रयोग कर सकें, शुद्ध प्रयोग कर सकें। ठीक है, ये हो गया व्याकरण की परिभाषा या व्याकरण का क्या प्रयोग होता है। ठीक है, अब व्याकरण के अगर हम मूल अंगों की बात करें, ठीक है, व्याकरण के अंग, तो व्याकरण के मूलतः 3 अंग होते हैं। कितने? 3। कौन कौन से? पहला वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। कौन कौन से? वर्ण, शब्द, वाक्य। वर्ण में जैसे हमारा वर्णमाला आ जाएगा, ठीक है। शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारी चीजें, और वाक्य, ये सारी चीजें वाक्य में अलग चीजें आ जाएंगी। अब यहां से हम बात करें कि भाषा की सबसे छोटी, यहां से अब आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, अगर हम पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। क्या चीज है? ध्वनि। अगर ऑप्शन में ध्वनि ना हो तो क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होगी, या ध्वनि नहीं है तो वर्ण। लेकिन यहां पर अगर क्वेश्चन घुमा के पूछे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, सबसे छोटी लिखित इकाई, तो वहां पे आपका जवाब होगा वर्ण होगा। क्या होगा? वर्ण होगा। यहाँ पे देखिए वर्ण तो नहीं होगा, लेकिन जब ऑप्शन वर्ण नहीं होगा तब हम क्या मान लेंगे? लिखित इकाई को ही। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तब भी क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। अब बोले अर्थ के आधार पर, अगर यहाँ पर बोला जाए अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा शब्द हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे ध्वनि, जैसे बोले का, खा, कोई मतलब है इसका? कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। वर्ण क्या है? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, इससे कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर बोले अर्थ के आधार पर, तब शब्द या सार्थक इकाई, या इसी को हम बोल सकते हैं सार्थक इकाई, सार्थक इकाई। ठीक है, इकाई यहाँ पे ये बड़ी ही नहीं होगी। ठीक है, सार्थक इकाई। तो सार्थक इकाई क्या हो जाएगी हमारी? ठीक है, तो सार्थक इकाई यानी सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द। अगर बोले भावार्थ, यानी जिसमें भाव का पूरा अर्थ निकले, जो हम बोल रहे हैं अपने मन के भाव को प्रकट कर रहे हैं, पूरा का पूरा अर्थ निकले, तो वो क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। अगर यहीं पर बात करें भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, या सब भावार्थ के आधार पर इकाई, ठीक है, छोटी इकाई, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण, ठीक है। उससे बड़ी इकाई
ध्वनि क्या है, सबसे छोटी इकाई है। उससे बड़ी इकाई बोले तो अक्षर, उससे बड़ी इकाई अक्षर। अक्षर का मतलब क्या होता है, आधंछर यानी जिसका नाश न हो। अक्षर के बाद पद, अक्षर के बाद पद, जिसको हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। अक्षर के बाद शब्द, शब्द के बाद पदबंध, यानी जिसको उपवाक्य भी बोलते हैं, या उपवाक्य, उपवाक्य। और सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी, वाक्य। वाक्य के बाद अगर देखा जाएगा तो पैराग्राफ हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे, वर्ण। तो देखिए यहाँ पर ये जो है छोटा आ से लेकर छोटा आ से आओ तक, ये क्या है, ये सभी क्या है, स्वर हैं। क्या है, स्वर, यानी स्वरों की संख्या 11। अब आप पूछेंगे अन और आहा, जो ये स्वर नहीं है, तो नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, अयोग वा। क्या बोलेंगे, अयोग वाह, यानी ये तो ना तो स्वर है, ना स्वर है, ना ही व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन है। इसको बोलते हैं अनुस्वार, इसको बोलते हैं विसर्ग। और ये बाकी जो बचे ये 25 वर्ण, इसको बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। अच्छा, इनका स्पर्शी व्यंजन नाम क्यों पड़ा, तो स्पर्शी यानी ये जो है, जो शरीर के किसी न किसी अंग द्वारा क्या होते हैं, बोले जाते हैं। जैसे ये हो गया हमारा कंठ से बोला जाता है, ये तालु से, ये सारे तालु से बोले जाते हैं, ये मूर्धा से बोले जाते हैं, मसूड़ों से, ये दांतों से बोले जाते हैं, ये सारे वर्ण ओंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद बात करें तो ये जो है अंतस्थ व्यंजन है। कैसा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। और ये चारों जो है संयुक्त व्यंजन है। कैसे हैं, संयुक्त व्यंजन है, सॉरी ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त नीचे है, ठीक है। ये सारे कैसे हैं, ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म का मतलब क्या है, इनको जब हम बोलते हैं, इन सभी व्यंजन को बोलते हैं, तो क्या होता है, हमारे मुख से क्या होती हैं, ऊष्म का मतलब होता है गर्म, यानी हवाएं कैसी निकलती हैं, गर्म। और ये चारों जो है इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, यानी ये दो व्यंजनों के योग से मिलकर बने हैं। तो ये हो गया मोटा मोटा हमारा स्वर, अयोग व व्यंजन। अब अगर हम बात करें यहाँ पर स्वर की, यानी स्वर की परिभाषा क्या हो जाएगी, स्वर किसे कहेंगे, स्वर यानी जिसको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकें। स्वर क्या हो जाएगा, जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोल सके उसी को हम क्या बोलेंगे, स्वर बोलेंगे। यानी जो स्वतंत्र रूप से बोला जा सके, बोला जा सके। जैसे छोटा आ, तो छोटा आ में किसी और वर्ण की आवश्यकता पड़ी, नहीं पड़ी। बड़ा में नहीं पड़ी, छोटी ई में नहीं पड़ी। लेकिन हम बोले का में क्या निकला, लास्ट में आ निकल रहा है, यानी का प्लस आ निकल रहा है, यानी इसको बोलने के लिए हमको स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। जिनको बोलने के लिए, यानी ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकती, यानी इनको बोलने के लिए के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। तो स्वर क्या है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सके, यानी किसी दूसरे अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े, उसे हम क्या बोलेंगे, स्वर। व्यंजन,
जिसको बोलने के लिए हमें दूसरे स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे हम क्या बोलेंगे? व्यंजन बोलेंगे। अब आगे हम बात करें वर्णमाला की, कि वर्णमाला किसे कहेंगे? कि जैसे वर्णमाला क्या है, पहले हम छोटा आ के बाद बड़ी लिखते हैं, उसको वर्णमाला कहेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। किसे कहेंगे? वर्णमाला वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को, यानी एक क्रम में हो, व्यवस्थित क्रम में जो होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? वर्णमाला बोलेंगे। किसे कहेंगे वर्णमाला? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के जो व्यवस्थित क्रम होंगे उसी को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम चलेंगे स्वरों के वर्गीकरण की तरफ। ठीक है। तो स्वर के वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले हम किसके आधार पर करेंगे? मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3। कौन कौन से? पहला एक मात्रिक, एक मात्रिक स्वर। दूसरा द्विमात्रिक स्वर। एक मात्रिक जिसको बोल सकते हैं, या इसी को हम कहते हैं लघु स्वर, लघु या ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। तो इनकी अगर हम बात करें तो ये कौन कौन से हो जाएंगे? ठीक है। देखो, एक मात्रिक स्वर क्या हो जाएंगे? जिनको बोलने के लिए हमको क्या करनी पड़े? प्राण वायु को कम निकालना पड़े, या मेहनत क्या करनी पड़े? बहुत ही कम करनी पड़े। तो ऐसे स्वर कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे हमारा छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और री। ठीक है। ये सभी क्या हो जाएंगे? जो है ये क्या है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये क्या है? एक मात्रिक लघु या ह्रस्व स्वर हैं। इसमें अगर हम बात करें री की, री जो है पंडित, जो री को पंडित भोलाराम तिवारी ने इसको क्या माना है? स्वर नहीं माना है। पंडित भोलाराम तिवारी के अनुसार स्वर नहीं है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि लघु स्वरों की संख्या 4, लेकिन अगर वहां पे मेंशन किया जाता है कि पंडित भोलाराम तिवारी के अनुसार लघु स्वरों की संख्या कितनी होगी, तब तो 3 होगी, अन्यथा संख्या क्या हो जाएगी? 4 होगा। अच्छा, री को स्वर क्यों नहीं माना? क्योंकि ये जो है री ऐसे निकल रहा है आवाज ना, यानी रा प्लस छोटी ई मिलके बना है री। ठीक है। इसीलिए इसको स्वर नहीं माना गया है। माने हैं किसके अनुसार? पंडित भोलाराम तिवारी के अनुसार। ठीक है। अब हम बात करें द्विमात्रिक स्वर की। द्विमात्रिक स्वर जिसको हम गुरु स्वर, गुरु या दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर भी कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो देखो, इनकी टोटल संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? देखिए, पहले कौन कौन से हैं ये जानेंगे। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ और आओ। यानी इनकी संख्या बोले तो 7। कितनी है? 7। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा हो कि जब 4 स्वर यहाँ और 4 और 7 स्वर यहाँ, यानी टोटल के टोटल 11 स्वर। ठीक है। टोटल के टोटल 11 स्वर आ गए तो प्लस स्वर में कौन सा जाएगा? उसका भी आंसर आगे मिलेगा। ठीक है। तो
द्विमात्रिक स्वर यानी जिनको बोलने में हमारी प्राणवायु क्या हो, एक मात्रा यानी एक मात्रिक स्वर से अधिक अधिक हवा निकले, तो उसको क्या बोलेंगे, द्विमात्रिक। या बोलने में अधिक समय, समय के अनुसार भी कह सकते हैं। इसमें छोटा एक मात्रिक में कम समय लगता है और द्विमात्रिक में अधिक यानी एक मात्रा की अपेक्षा में अधिक समय लगता है। लेकिन हम बात करें तीसरे की, प्लूत स्वर, प्लूत, या इसी को हम बोल सकते हैं त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर। तो त्रिमात्रिक स्वर क्या हो जाएगा हमारा, जिसमें सबसे अधिक समय लगे, बोलने में सबसे अधिक समय लगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, त्रिमात्रिक स्वर बोलेंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसमें कोई डेडिकेटेड स्वर नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ओम, क्या बोलते हैं ओम, तो इसमें क्या होता है, अधिक समय लगता है। इसी प्रकार से जैसे कहते हैं राम, क्या बोलते हैं, राम, इसमें जो ये मात्रा है लास्ट में, ये जो बीच में है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पुल्ल स्वर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे अधिक समय लगता है। अच्छा, स्वरों की बात करें तो टोटल स्वर कितने हैं, कुल स्वर, तो टोटल स्वर जो हैं वो कितने हैं, 11। कौन से, छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और आओ। टोटल स्वरों की संख्या 11। अन्न और आहा क्या है, वो ना तो स्वर है ना ही व्यंजन। अगर हम अन्न की बात करें, अन्न, इसको बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और आहा का जो नाम है उसको हम बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग। अगर इन दोनों के एक रूप को क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, अयोग वाह। यानी अगर दोनों को मिला के बोले तो क्या बोलेंगे, अयोग वाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयोग वाह बोलते हैं। तो टोटल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या 11। अब इसके बाद मात्रा के आधार पर हो गया, उसके बाद अब होगा रचना। रचना, व्युत्पत्ति, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर इनका जो स्वरों का वर्गीकरण हो जाएगा वो कितनी प्रकार से होगा, तो कौन कौन से, इसको हम दो पार्ट में बांट लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो पहले की बात करें अगर हम मूल स्वर, क्या हो जाएगा, मूल, या इसी को हम बोल सकते हैं जड़ स्वर, या नैसर्गिक यानी जिसका हम अंत ना कर सकें, ठीक है, या जिसको हम तोड़ ना सकें, उसी को क्या बोलते हैं, नैसर्गिक। या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, बीजाक्षर, बीजाक्षर स्वर। तो इनकी जो संख्या होती है, इनकी भी संख्या क्या होती है, 4 होती है। अगर हम बात करें कौन कौन सी, तो छोटा आ और छोटी ई और छोटा ऊ, और इसी में बात करें री, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारी की सारी क्या है, मूल स्वर या जड़ स्वर या नैसर्गिक या बीजाक्षर स्वर बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनको मूल स्वर क्यों बोला गया है, मूल स्वर इसलिए बोला गया है कि ये जो है किसी की सहायता से नहीं बने हैं, यानी इनकी सहायता से तो अन्य बनेंगे। जैसे बड़ा आ बनाना है तो वो क्या हो जाएंगे, छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या बनेगा, बड़ा। इसी प्रकार बड़ी ई की बात करें तो बड़ी ई भी किससे मिलेगी, छोटी ई प्लस छोटी ई। इसी प्रकार ए की बात करें तो आ प्लस छोटा आ या बड़ा प्लस छोटी ई या बड़ी ई मिलकर क्या बनेंगे, ए बनेंगे। आए कैसे बनेगा, वो जो बनेगा आ प्लस ए मिलकर बनेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, ए आए। अगर इसी में आगे बात करें ओ की, ओ की,
तो ओ किससे मिलकर बनेगा? छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ से मिलकर। इसी प्रकार आओ की बात करें तो ये किससे मिलकर बनेगा? छोटा आ या बड़ा आ प्लस ओ से मिलकर बना है। यानी ये जो सारे स्वर हैं ये किसी न किसी से मिलकर बने हैं, लेकिन ये क्या है? किसी से मिलकर नहीं बने हैं, यानी ये खुद क्या है? जड़ स्वर हैं। ठीक है, अब इनकी सहायता से अन्य स्वर बनेंगे। तो दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा? यहीं पर ये सारे क्या हो जाएंगे? हमारे संधि स्वर, यानी किसी न किन्हीं दो स्वरों से मिलकर बने हैं तो संधि स्वर, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? कृत्रिम स्वर। ठीक है, या बनावटी स्वर बोल सकते हैं। इसमें भी दो प्रकार के होंगे, अभी आगे जानेंगे। तो क्या हो जाएगा? संधि या कृत्रिम कृत्रिम या बनावटी स्वर। क्या कह सकते हैं? बनावटी स्वर। तो इनकी अगर संख्या बताएं तो कितनी हो जाएगी? 7। कौन कौन से? पड़ा, पड़ी और बड़ाऊ। ठीक है, सेम इसी प्रकार से। ठीक है, तो इसका नाम अगर इनको हम बोलें तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं? बीजाक्षरी स्वर। सॉरी, बीजाक्षरी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सजातीय स्वर या मूल दीर्घ स्वर भी बोल सकते हैं। जो कि अच्छा देखिए, सजातीय स्वर यानी जो समान जाति से मिलकर बने हो उसी को हम क्या बोलेंगे? सजातीय स्वर। सजातीय स्वर, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर बोल सकते हैं। यानी ये मूल है, यानी मूल स्वरों से मिलकर बने हैं और दीर्घ स्वर हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि इसी में विजातीय, ये तो हो गया। अगर इसी में बात करें ए, आई, ओ और आओ की, तो ये जो सारे हैं ये क्या है? विजातीय दीर्घ स्वर बोल सकते हैं। नाम जैसे ये सजातीय दीर्घ स्वर हो गए तो ये विजातीय दीर्घ स्वर हो सकते हैं। ठीक है, विजातीय तीय दीर्घ स्वर। अगर विजातीय दीर्घ स्वर को भी हम दो भागों में बांटें, जिसमें से ए और आए, ठीक है, इसी के प्रकार हैं ये, और ओ और आओ, जब संधि पढ़ेंगे तो वहां पर ये जो है छोटा आ प्लस बड़ा आ, छोटा या बड़ा प्लस बड़ा छोटी या बड़ी मिला के ये बनते हैं, ए आए बनते हैं, जिसी को हम क्या बोलते हैं? गुण संधि। यानी ये किस किस संधि के अंतर्गत आएंगे? गुण संधि के। तो इसको हम कह सकते हैं गुण संधि स्वर भी बोल सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? गुण संधि स्वर। और ये दोनों किस में आएंगे? वृद्धि संधि में। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? वृद्धि संधि स्वर भी बोल सकते हैं। इसके बाद रचना और व्युत्पत्ति हो गया। अब इसके बाद जो आएगा हमारा जीभ के आधार पर, यानी जीभ के अग्रभाग से बोला जाएगा तो अग्रीय, पक्ष भाग से बोला जाए तो पश्च स्वर, मध्य यानी बीच से बोला जाएगा तो मध्य स्वर बोला जाएगा। तो अगर हम बात करें तो पहला क्या हो जाएगा? अग्र स्वर, दूसरा मध्य, या इसी को हम बोलते हैं उदासीन, उदासीन स्वर। और तीसरा और अंतिम कौन सा हो जाएगा? पक्ष पश्च स्वर। तो अग्र स्वर यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से ही भी बताएंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए तो कौन कौन से हो जाएंगे। छोटी ई हो जाएगा, बड़ी ई, और छोटी ई और बड़ी ई ही से मिलकर क्या बना है? री बना है।
री भी बना है ना, रा प्लस ई। और ए भी किससे बना है, छोटा आ प्लस ई से, तो ए आए भी आ जाएगा इसी में। मध्य स्वर की बात करें तो इसमें छोटा आ जाएगा। पक्ष स्वर की तो बाकी सारे जो बचे हैं, जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और क्या हो जाएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ से मिलकर क्या बने हैं, ओ और आओ भी तो छोटा इसी से मिलकर बने हैं। यानी छोटी बड़ी से मिलकर क्या बने, ए आए, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ से क्या मिलकर बना है, ओ और आओ बना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या हो जाएगी, यानी याद करने का। तो अग्रिय, अगर हम बोले अग्रिय, अग्रिय, अग्रिय में क्या है, अग्र से अग्र, और यहां से क्या निकला, ई की मात्रा और ए निकला। तो ई से क्या हो गया, छोटी ई, बड़ी ई, और ए से क्या मिल जाएगा, ए और आए। अच्छा, ई से ही मिलकर क्या बना है, री, तो री भी हो जाएगा। मध्य में ये हो गया। पक्ष स्वर में क्या कह सकते हैं, पीछे आऊं, हम क्या कहेंगे, पीछे आ ऊ। तो पीछे से मतलब क्या है, पक्ष स्वर, और बड़ा आ से आ, और ऊ से मतलब है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ से मिलकर क्या क्या बने हैं, ओ और आओ। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, देखिए, जीभ के अग्रभाग से बोले जाएंगे तो अग्रिय स्वर, मध्य से बोले जाएंगे तो उदासीन, पक्ष से बोले जाएंगे तो पक्ष स्वर। ठीक है। जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण अगर करें तो ट्रिक क्या हो जाएगी, अग्रिय, अग्रिय में क्या हो जाएगा, अग्र से अग्र स्वर, और ई से, यानी यहाँ पर बड़ी की मात्रा निकली है तो बड़ी ई और ए मिलकर, तो बड़ी ई से क्या हो जाएगा, छोटी ई और बड़ी ए से मिलकर ए और आय हो जाएगा। और री, जैसे री बोलते हैं, री में क्या निकल रहा है, राष्ट्र में ई निकल रहा है, और री जो बना है ये ऐसे ही तो है, यानी रा प्लस ई मिलकर बना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पक्ष स्वर के अग्र स्वर के माध्यम में आ जाएंगे। मध्य में क्या आ जाएंगे, मध्य या उदासीन, या इसी को हम बोलते हैं केंद्रीय स्वर भी बोलते हैं, तो इसमें बड़ा आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पक्ष स्वर की, तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, पीछे आऊं, बड़ा से बड़ा, ऊ से छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और छोटा ऊ यानी छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाता है, ओ और आओ बनाते हैं। ठीक है। ये मिलकर क्या बनाते हैं, ओ आओ। तो यहीं से क्या हो जाएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ से मिलकर क्या बनेगा, ओ आओ। ठीक है। तो ये हो गई हमारी ट्रिक। अब बड़ा आ और ओ। ठीक है। अगला देखेंगे क्या हो जाएगा, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मुख खुलने के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है, यहाँ फिर पर भी हम ट्रिक बताएंगे। तो ये होते हैं 4 प्रकार से। कौन कौन से, देखिए, इसमें रुकिए 1 मिनट, पोस्ट एक प्रकार छूट गया, चलो ठीक है, अभी बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुख खुलने के आधार पर कौन कौन से हो जाएंगे, अर्ध, अर्ध, या पहले हम बोल सकते हैं समृद्ध, यानी समृद्ध का मतलब होता है बंद होना, समृद्ध का मतलब होता है बंद होना, समृद्ध, समृद्ध स्वर। दूसरा क्या हो जाएगा, अर्ध समृद्ध स्वर यानी आधा बंद, अर्ध समृद्ध स्वर। दूसरा, तीसरा क्या हो जाएगा, विपरीत स्वर। और चौथा और अंतिम अर्ध विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर। तो इनकी अगर हम संख्या की बात करें तो ये कौन कौन से होते हैं, देखिए, समृद्ध स्वर में क्या क्या आ जाएगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई, और री। अर्ध समृद्ध की बात करें तो ओ और ए आ जाएंगे। विपरीत में बड़ा आ जाएगा, और अर्ध विपरीत में छोटा आ, ए,
और औ आ जाएंगे। तो यहाँ पर इनकी संख्या 4, इनकी संख्या 2, इनकी संख्या 1 और इनकी संख्या 3। अगर हम ट्रिक की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए ट्रिक ओए ओए आधी सुई लगाना। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओए आधी सुई लगाना। ठीक है, देखिए विपरीत, विपरीत से ऐसे नहीं महसूस हो रहा जैसे चिल्लाना। तो आदमी चिल्लाता कब है, जब सुई लगेगी, यानी बीमार होगा तभी तो चिल्लाएगा। तो क्या कहेगा कि जब डॉक्टर के पास जाएगा तो क्या कहेगा, सुई मत लगाना, लेकिन डॉक्टर कहेंगे सुई तो लगानी पड़ेगी। ठीक है, आराम के लिए क्या कहेंगे, आधी सुई लगाना। तो ओ ए से ओ ए निकला, आधी से क्या हो गया, अर्ध संवृत, आधी से अर्ध संवृत सुई, सुई में क्या है, छोटा ऊ, छोटा ऊ है, तो सुई सा से क्या हो जाएगा, संवृत। ठीक है, अर्ध देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओए 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 आधी सुई, आधी से अर्ध, सुई से समृद्ध, तो ओ ए क्या हो गया, अर्ध समृद्ध, समृद्ध की यानी सा से समृद्ध, और सा में क्या है, छोटा ऊ की मात्रा, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो जाएगा। यहाँ से बड़ी है यानी छोटी बड़ी, और री भी किससे मिलकर बना है, छोटी से बड़ी से मिलकर बना, छोटी से मिलकर बना है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, समृद्ध में छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। बाकी विपरीत में सबसे बड़ा मुख कब खुलेगा, बड़ा में। बाकी इनका बड़ा रूप क्या हो जाएगा, छोटा आ, और इसका बड़ा रूप क्या हो जाएगा, विपरीत स्वर में, अर्ध विपरीत स्वर में आ जाएंगे, यानी बड़ा आ, ए और ओ क्या हो जाएंगे, अर्ध विपरीत स्वर हो जाएगा। इसी में अभी एक और टाइप बचा है। ठीक है, अगर हम बोलें तो कौन सा हो जाएगा, ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। तो ओष्ठ के आधार पर कितने प्रकार के हो जाएंगे, टोटल 2 प्रकार के। पहला यहां पर लिख देंगे 2 प्रकार। पहला हो जाएगा वार्तुल्य, टोटल यहां 2। ठीक है, पहला वार्तुल्य या गोलाकार, गोलाकार या वृत्तमुखी, वृत्तमुखी, या इसी को हम बोलते हैं वृत्ताकार, वृत्ताकार। जिसको बोलने पर हमारा ओठ की आकृति कैसी हो जानी चाहिए, गोल हो जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, वार्तुल्य या गोलाकार या वृत्तमुखी या वृत्ताकार। तो गोल कब होता है, छोटा ऊ बोलेंगे, ऊ बोलने पर गोल हो गया। तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ से मिलकर कौन कौन से स्वर बने हैं, ओ और आओ। तो इसलिए ओ और आओ भी क्या हो जाएंगे हमारे वार्तुल्य में। दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा क्या हो जाएगा, वृत्ताकार है, तो आप वृत्ताकार बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आप वृत्ताकार या आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी स्वर। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, इन चारों को छोड़ के बाकी क्या आ जाएंगे, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी। लेकिन यहाँ पर री नहीं आएगा, री जो है वो अर्धवृत्ताकार है। कैसा है, अर्धवृत्ताकार है। तो छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए और आए हो जाएंगे। लेकिन हम बात करें री की, तो री कैसा स्वर है, ये तीसरे टाइप में तो गिना नहीं जाएगा, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार री, वृत्ताकार स्वर भी बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे चारों के चारों टाइप, यानी 5, देखिए 5 प्रकार से हम स्वरों को बांट सकते हैं। कौन कौन से, पहला जो हो गया है मात्रा के आधार पर, दूसरा रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा दीप के आधार पर,
चौथा मुख आकृति के आधार, मुख खुलने के आधार पर, चौथा ओष्ठ आकृति यानी ओठ के आधार पर। अब देखिए जो ये हमारा होने वाला है हिंदी वर्णमाला का पार्ट नंबर 2 होने वाला है, इसमें हम पढ़ेंगे व्यंजन और व्यंजनों के व्यंजन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। साथ ही साथ इस क्लास की जो पीडीएफ क्लास नोट्स की जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें उच्चारण स्थान के आधार पर, जैसे स्वर जो होते हैं वो उच्चारण स्थान के यानी किस भाग से यानी मुख के किस भाग से बोले जाएंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, उच्चारण स्थान। जैसे कुछ स्वर तंत्री यानी कंठ से बोले जाते हैं, कुछ जीभ का जो अगला भाग है वो तालु पर लगता है तो तालव्य हो जाएगा, मसूड़ों पर लगता है तो मूर्धन्य हो जाएगा, दांत पर लगेगा दंत्य हो जाएगा, और ओंठ पर लगेगा तो ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ये जो है का खा गा घा और अंगा, इसकी बात करें तो ये जो बोले जाते हैं वो कंठ से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। और जो चा छा जा झा और या यानी ये कंठ से बोले जाते हैं, ये तालव्य यानी तालु से बोले जाते हैं, तालव्य से बोले जाते हैं। ये मसूड़ो यानी मूर्धन्य, मसूड़ों को क्या बोलते हैं हम, मूर्धन्य यानी मूर्धन्य से बोले जाते हैं। और ता था दाधा ना ये दंत से बोले जाते हैं, इनको दंत्य वर्ण कहते हैं। और पा फा बा भा ये ऊंट से बोले जाते हैं, किससे बोले जाते हैं, ऊंट से, तो इसलिए इनको ऊंट से वर्ण कहते हैं। सबसे पहले हमारा देखिए गले में क्या होता है, कंठ, कंठ के ऊपर जब और आगे आएंगे तो तालु, तालु के बाद मसूड़ा, मसूड़े के बाद दांत, दांत के बाद ऊंट मिलेगा, यानी ये एक सीक्वेंस क्रम में भी है। अच्छा ये तो हो गए, लेकिन कुछ वर्ण और भी बचते हैं। जैसे क्या हो गया हमारा, हा हो गया, कौन सा वर्ण, हा। ठीक है, तो इसी के यानी कंठ से ही बोले जाने वाले वर्ण जैसे हा हो गया और या हो गया, या इन्हीं में कुछ स्वर भी होते हैं जैसे विसर्ग, विसर्ग भी इन्हीं से बोले जाते हैं। और क्या क्या चीजें बोली जाती हैं, छोटा आ, बड़ा आ और हा, ये सारी चीजें किससे बोली जाती हैं, कंठ से बोली जाती हैं। ये वर्ण किससे बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। साथ ही साथ तालव्य से कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे, छोटी ई, बड़ी ई, या और सा, ये किससे बोले जाते हैं, तालव्य से बोले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मूर्धन्य यानी मसूड़ों से कौन कौन से बोले जाते हैं, तो री, रा और सा, ये किससे बोले जाते हैं, मसूड़ों से। और दंत से जो ना और सा, रुके, ना तो इसमें पहले से ही है, इसमें ला और सा। अगर इसी में और बात करें तो जो नुक्ता वाला है, ये जो नुक्ता वाला जा है, अरबी फारसी शब्दों से जो लिया गया है, ये वाला जा ये अलग है, ये नुक्ता वाला जा अलग है। यानी जैसे अरबी फारसी का, खा, गा, जा और फा, ये कहाँ से हैं, अरबी फारसी शब्दों से लिए गए हैं, यानी अरबी फारसी शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। इनका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो कल की क्लास में हम जाने थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा प्रयोग किया गया था। इसके अलावा अगर ओष्ठ की बात करें तो ओठ से जो बोले जाते हैं, गोल हो जाता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अभी इसमें कुछ पार्ट मिसिंग है, जैसे हमारा ए हो गया, आए हो गया, ओ हो गया, आओ हो गया, तो वो अलग पार्ट है। पहले इसको जानेंगे कि कैसे कैसे बोले जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी ट्रिक्स की, तो सबसे पहले ये वाला पार्ट हम साइड कर देंगे, ठीक है, या इसको डिलीट ही मार दो।
ठीक है, तो इसमें जो हो गया हमारा हा हो गया और नुक्ता वाले। तो अगर हम ट्रिक्स की बात करें तो सबसे पहले क्या कहेंगे, कंठ से विवाह, क्या हो जाएगा, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्या हो जाएगा, कंठ से विवाह। देखिए कंठ से क्या हो जाएगा, कंठ वर्ण, और ये जो लास्ट के हैं, यहां से बी से क्या हो जाएगा, विसर्ग, वा से क्या हो जाएगा हमारा, देखिए बी, और यहाँ पर वाह हम छोड़ देंगे, छोटा आ की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा है तो छोटा आ और बड़ा आ, और यहाँ से हा हो गया। अब क्या कहेंगे, ताल, तालब क्या हो जाएगा, ताल, हम क्या कह सकते हैं, ताल, या यस ताल, क्या कह सकते हैं, किसी ताल को देखे और हम कहेंगे ई यस ताल, यानी इसके जैसा ताल, यस ताल, ताल से क्या हो जाएगा आपका, तालव्य हो जाएगा। छोटी ई यानी बड़ी ई से क्या हो जाएगा, छोटी ई बड़ी, और या और सा से क्या हो जाएगा, यस, यानी ताल, ई यस ताल, ताल से तालव्य, ई से छोटी ई बड़ी ई, और या और सा से या और सा हो गया। मूर्धन्य, मूर्धन्य ऋषि, क्या कहेंगे, मूर्धन्य ऋषि, यानी मूर्धन्य क्या हो रहा है, एक तरीके से ऋषि के जैसे नाम उच्चारित हो रहा है, तो क्या कहेंगे, मूर्धन्य ऋषि, मूर्धन्य ऋषि। तो री से क्या हो गया, मूर्धन्य से मूर्धन्य हो गया, और री से ऋषि, और सा से सा। अच्छा री, जो री है, री को हम कैसे, री ऐसे तो होता है, यानी इसमें रा आ रहा है तो री से यहाँ पर रा भी आ गया। दांत, दांत कैसा होता है हमारा, कठोर होता है, अकड़ जाता है, जैसे लाश के जैसा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दांत कैसे होगा, लाश जैसा, दांत कैसा, दांत कैसा, लाश जैसा। तो जा यहाँ पर कौन सा होगा, नुक्ता वाला, तो ला से ला, सा से सा, और जा से नुक्ता वाला, जा से नुक्ता वाला जा, और सा से यहाँ पर सा हो गया। ओष्ठ, अभी हम इसके पहले बताए थे, जो जिसका ओठ के आधार पर जब स्वरों का वर्गीकरण किए थे तो वहां पर ओष्ठ जो आया था वार्तुल्य वाले, तो वार्तुल्य में क्या आता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सारी चीजें आई थी, और ओ और आओ। लेकिन ओ आओ क्या है, अगर यहीं पर हम बात करें तो अगला पॉइंट जो हो जाएगा हमारा, अच्छा इसमें सबसे पहले वा छुपा है, तो वा जो होता है वो होता है हमारा दंत और ओष्ठ, दंत और ओठ दोनों से बोला जाता है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, दंत ओष्ठ बोलते हैं, दांत और ओठ दोनों से वा बोला जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन भी हैं, जैसे यहाँ पर या, रा, ला, वा, और तीनों सा और हा हो गए, लेकिन यहाँ पर संयुक्त तो जैसे छा से छतरी, त्रा, ज्ञा, जा और स्रा, ये बचे हैं, और स्वरों में क्या क्या चीजें बची हैं, ए, आए, ओ, आओ। तो जो ए वर्ण होता है, या हम बात करें आए वर्ण होता है, ये किससे मिलकर बना होता है, छोटा आ या बड़ा आ, प्लस इसमें क्या होता है, छोटी ई या बड़ी ई, इन दोनों के योग से क्या बनता है, ए और आई। तो छोटा आ और बड़ा आ कहाँ है, हमारा कंठ में है, और छोटी ई बड़ी ई कहाँ है, तालु में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कंठ तालब, यानी कंठ से भी बोला जाएगा और तालु से भी बोला जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंठ तालब्य। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, कंठ तालब्य हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें ओ और आओ की, ओ और आओ की, तो ये किससे मिलकर बने होते, छोटा आ प्लस बड़ा आ, छोटा आ या बड़ा आ, छोटा आ या
बड़ा प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ से मिलकर बने होते हैं। तो छोटा आ और बड़ा आ किससे मिलकर बना है? छोटा आ बड़ा कंठ में होता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ किस में आ रहा है हमारा? ओंठ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ। कौन सा वर्ण हो जाएगा? कंठ ओष्ठ हो जाएगा। यानी कंठ से भी बोले जाते हैं और ओंठ से भी बोले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कंठ ओष्ठ वर्ण हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें संयुक्त वर्णों की, जैसे कौन कौन से वर्ण हो जाएंगे? हमारा छा से क्षत्रिय, ये किससे मिलकर बना है? का प्लस सा से मिलकर बना है। तो का और सा, का किस में है हमारा? कंठ में है। और सा जो है ये कहां पर मिल रहा है हमारा? मूर्धन्य में। तो ये क्या हो जाएगा? कंठ मूर्धा। कंठ मूर्धन्य, कंठ मूर्धन्य या कंठ मूर्धा भी बोल सकते हैं। त्रा जो मिलकर बना है, त्रा जो बना है आधा ता प्लस रा से मिलकर बना है। तो त्रा यानी ता किस में आ रहा है हमारा? ता दंत में आ रहा है। और रा किस में आ रहा है हमारा? तो रा जो आ रहा है मूर्धन्य में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? दंत मूर्धा। यानी पहले दंत यानी ता आया पहले तो दंत और बाद में मूर्धा, तो इसको बोलेंगे दंत मूर्धा। दंत मूर्धा या मूर्धन्य कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ज्ञा की, ज्ञा जो मिलकर बना है जा प्लस या से। तो जा और या जो दोनों है किस में है? तालव्य में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा। और सबसे लास्ट में अगर हम बात करें यहीं पर सरा की, सरा की बात करें तो सरा जो मिलकर बना है किससे? सा बड़ा सा प्लस रा से मिलकर बना है। तो सा जो है किसमें है? तालव्य में है। और रा जो है वो मूर्धन्य में है। तो ये क्या हो जाएगा? तालव्य मूर्धा। क्या बोल सकते हैं इसको हम? तालव्य मूर्धा बोल सकते हैं, ठीक है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर पूरा कावर्ण, इसको बोलते हैं कावर्ण, चावर्ण, छावर्ण, सॉरी कावर्ण, पूरा का वर्ग। जो ये का वर्ग प्लस अन देखिए विसर्ग प्लस छोटा बड़ा और हा, ये कंठ में आ जाएगा। इसी प्रकार तालव्य का ये मूर्धन्य दंत और ये ओष्ठ का हो गया। वह क्या है? दंत ओष्ठ है। अब इसके बाद अगर हम बात करें डा, इया, अड़ा, ना और मा की, ये जो वर्ण है इसको हम पंचमाक्षर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर। अगर हम कहेंगे इसको हम पंचमाक्षर, यानी ये प्रत्येक वर्ण का क्या है? पांचवा अक्षर है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर। और ये सारे जो होते हैं नाक से बोले जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको नासिक्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नासिक्य व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर या नासिक्य व्यंजन। अगली क्लास, अब देखिए ये तो हो गया हमारा उच्चारण स्थान यानी स्वर तंत्रियों के, या सॉरी ये जो उच्चारण यानी किस मुख के किस भाग से बोले जाएंगे उसके आधार पर, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो घोष या नाद या गूंज या झनकार या कंपन, यानी स्वर तंत्रियां के कंपन के आधार पर अगर हम बांटे तो ये दो प्रकार की हो सकती हैं। कौन कौन से? तो पहला हो जाएगा अघोष, अघोष व्यंजन। और दूसरा हो जाएगा सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन की बात करें तो
सबसे पहले परिभाषा जानेंगे। तो अघोष व्यंजन की जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, आ का मतलब ना, घोष का मतलब कंपन ना हो, यानी स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, उसे क्या बोलेंगे? अघोष। जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उसको क्या बोलेंगे? सघोष। तंत्रियों में कंपन हो, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? तो देखिए यहीं पर आ से क्या हो जाएगा? हमारा आ क्या है? स्वर का सबसे पहला वर्ण है, तो क्या हो जाएगा? पहला। और इसी के बाद इसी के साथ हम क्या ले लेंगे? दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का, जैसे अगर हम बात करें यहां पर, इसको थोड़ा सा, एक मिनट, देखिए यहां पर ये क्या है? प्रत्येक, यानी का वर्ण का ये पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, ये हमारा तीसरा अक्षर हो जाएगा, ये चौथा, और ये पांचवा पंचमा अक्षर। तो इसमें का जो प्रत्येक वर्ण का पहला अक्षर, यानी का, चा, टा, ता, पा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे। और कह रहा दूसरा, तो खा, छा, ठा, था और फा, ये क्या हो जाएंगे? अघोष में आ जाएंगे। इसके अलावा यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। इसके अलावा यहां पर सा दिख रहा है, ठीक है। तो सा से क्या हो जाएंगे? तीनों सा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तीनों सा हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर इनकी संख्या की बात करें, तो ये पांच ये और पांच ये, यानी पांच, पांच इसमें पांच इसमें, प्रत्येक वर्ण पांच वर्ण होते हैं। देखिए क्या होते हैं, टोटल पांच वर्ग होते हैं, तो प्रत्येक का पांच पांच, यानी पांच वर्ण। और ये पांच, 10 और तीन 13। तो अगर हम अघोष वर्णों की संख्या की बात करें तो वो टोटल कितनी हो जाएंगी? 13 हो जाएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें सघोष, सात से क्या हो जाएंगे? सभी स्वर। सात से स्वर, सात से सभी स्वर। तो सभी स्वर प्लस जो इन वर्णों से बच गया, कौन कौन सा? तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ये क्या हो जाएंगे? हमारे सघोष वर्ण। इसके अलावा जो हमारा बचा या, रा, ला, वा, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंतस्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतस्य, ठीक है। अंतस्य व्यंजन ये, और प्लस इसमें तीनों सा के बाद हा बच गया। तो इनकी संख्या की बात करें तो 11 तो स्वर हो जाएंगे, 11 स्वर प्लस 15 हमारे वर्ण वाले वर्ग का प्रत्येक तीसरा, पांचवा और चौथा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 15, 11 ये हो गए। अच्छा, 11 4 ये 15, और 15 15 30 और एक 31, 31 से वर्ण हो गए। अगर इसी में 31 या हम इसमें जो ढा, डा और ढा जो उत्क्षिप्त है, उत्क्षिप्त या ताड़न जात इसी में आ जाएंगे, तो प्लस 2। अगर ऑप्शन में 31 मिल रहा है तो 31 पे सही टिक करेंगे, अगर 33 मिल रहा है तो 33, ठीक है। अब इसके बाद अगर ये हो गया हमारा किस पे? घोष या स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। इसके बाद आता है प्राणत्व या प्राण वायु के आधार पर। तो प्राणत्व या वायु के आधार पर अगर हम बात करें, तो यानी जिसमें सबसे ज्यादा वायु, प्राण वायु निकलेगी, जैसे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? अल्प प्राण। जिसमें अधिक निकलेंगे उसको महाप्राण, अल्प प्राण व्यंजन। और महाप्राण, महाप्राण व्यंजन। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार? दो।
अब इनका हम अगर परिभाषा की बात करें तो जिसमें प्राणवायु कम निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण यानी बोलने पर, उच्चारण करने पर प्राणवायु कम निकले, कम निकले, उसे ही हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्प प्राण। ठीक है, क्या बोलेंगे, अल्प प्राण बोलेंगे। इसके अलावा जिसमें अधिक वर्ण निकलेगा यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण या जिन व्यंजनों का उच्चारण होगा, के नहीं का होगा, ठीक है, यहाँ पर का उच्चारण करने पर, उच्चारण करने पर प्राण वायु अधिक निकले यानी अधिक निकले, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, महाप्राण व्यंजन। ठीक है, यहां से अल्प से ही मतलब क्या है, कम, और महा से मतलब क्या है, अधिक, यानी कम वायु निकलेगी अल्प प्राण, और अधिक निकलेगी तो महाप्राण। अब इनके हम अगर ट्रिक्स की बात करें तो सबसे पहले कौन कौन से होते हैं, तो आज से क्या हो गया, प्रत्येक वर्ग का पहला, जैसे यहां पर बताए थे, पहला ये हो गया का चाटा तप, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये सारी, चौथा ये, पांचवा ये हो गया। तो पहला यानी आ से पहला, ला क्या दिख रहा, तीन के तरीके कुछ दिख रहा है, तो तीसरा, पा से क्या हो जाएगा, पांचवा, यानी पहला, तीसरा और पांचवा। आ से पहला, ला से तीसरा, ला क्या तीन के तरीके दिख रहा, तीन, और ये क्या हो गया, पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, जो ये क्या हो जाएंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्प प्राण व्यंजन। ठीक है, अब इसमें और कौन सी चीजें आ सकती हैं, तो देखिए यहां पर पा जो है कुछ या के तरीके लग रहा है, पा या के तरीके लग रहा है, तो यहां से अंथस से भी आ जाएंगे, तो या, रा, ला और वा, या ला क्या है, अंथस से व्यंजन है, तो ला से या, रा, ला, वा आ जाएगा। इसके अलावा आ क्या है, स्वर है, आ क्या है हमारा, स्वर, तो सभी स्वर, आ से क्या हो जाएंगे, सभी स्वर किसमें आ जाएंगे, अल्प प्राण में, सभी स्वर किसमें आएंगे, अल्प प्राण में, प्लस इसमें ताड़न जात का ढा, ये भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी काउंटिंग हम नहीं करते हैं, अगर बाई चांस आंसर में दिया गया होगा तब करेंगे। तो इनकी अगर हम संख्या की बात करें तो 5 त्याई 15, और ये 15 ये, यानी प्रत्येक पांच, इसमें पहले में पांच, दूसरे में तीसरे में पांच, और चौथे पांचवे में पहला, तीसरा और पांचवा, यहाँ चौथा नहीं होगा, पांचवा होगा। ठीक है, एक मिनट, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है, गलती से चार लिख गया था, बोले सही थे पांच। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा, या, रा, लावा और सभी स्वर, तो स्वर 11 स्वर और चार ये 15, 15 ये 15, टोटल कितने हो जाएंगे, 30। ठीक है, तो और इसी में क्या हो जाएगा, एक और बच रहा है, टोटल 31 होते हैं। आ से क्या आ जाएगा, आ से अनुस्वार बनता है, तो अनुस्वार भी इसी में आ जाएगा, अनुस्वार तो 15, और देखिए 15 5 20, 20 20 और 11 टोटल 31 हो जाएंगे, यानी इनकी काउंटिंग हम नहीं करेंगे। अगर हम बात करें महाप्राण की, तो पहला, तीसरा, पांचवा जब इसमें आ गया तो बचा क्या, दूसरा और चौथा, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण किसमें आ जाएंगे, हमारा महाप्राण में आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको हा दिख रहा है, यानी हा दिख रहा, तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, तीनों सा
प्लस हा। इनकी संख्या की बात करें तो देखिए, अच्छा एक चीज और, महाप्राण, तो महा ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहां से क्या अनुस्वार इसमें आए तो इसमें विसर्ग भी आ जाएगा, विसर्ग भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या चीजें बच रही हैं, ढा बच रही हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में अगर 30 31 नहीं मिल रहा है तो 32 पे टिक करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार के 5 5 और ये 10, 10 और ये 4 14, टोटल देखिए 5 5 10 4 14 और ये एक मिला के विसर्ग, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, 15 वर्ण। यानी महाप्राण व्यंजनों की टोटल व्यंजन की बात करेंगे तो इसमें स्वर को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें स्वर को काउंट नहीं करेंगे, तो व्यंजन व्यंजन की बात होगी तो 10 5 5 10 और 4 14 टिक करेंगे। ठीक है, अगर स्वर के साथ में होगा तो 15। ठीक है, तो इनके वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया अल्प प्राण और महाप्राण हो गया। ठीक है, तो इनके जो प्रकार थे कौन कौन से थे, दोबारा रिवीजन करेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर यानी मुख के किस भाग से बोले जाते हैं, उसके बाद हमारा घोष यानी नाद कंपन स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, उसके बाद प्राणत्व के आधार पर हो गया, यहाँ पर इसको जो बोल सकते हैं स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्री में कंपन या घोष या नाद के आधार पर। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो और क्या क्या चीजें, अब ये तो हो गया हमारा, अब इसमें कुछ चीजें और बच रही हैं, जैसे हमारा चा, छा, जा और झा, इसको हम बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन है। ये तो स्पर्शी यानी शरीर के किसी न किसी भाग से बोले जाते हैं, तो इसको स्पर्शी प्लस संघर्षी भी बोलते हैं, स्पर्श संघर्षी। इसका अगर हम नाम क्या बोल सकते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और जो ये तीनों सा हैं प्लस हा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन तो बोलते ही हैं, लेकिन इसमें संघर्ष भी होता है तो ऊष्म संघर्षी, यानी ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी की बात करेगा तो किसको बोलेंगे, तीनों सा प्लस सा। स्पर्श संघर्षी तो चा छा जा झा। ठीक है, इनकी संख्या दोनों की क्या है, 4 4 है। और एक और वर्ण आया है जिसको हम बोलते हैं ये का के टाइप का, यानी नीचे क्या है अनंत के टाइप का चिन्ह लग जाता है, तो ये जो बोला जाता है ये मूर्धन्य से जाता है, तो ये मूर्धा होगा। ठीक है, और इसी को हम क्या बोले हैं, विशिष्ट व्यंजन की दर्जा दी गई है, किसकी दी गई है, विशिष्ट व्यंजन भी कहा जाता है, यानी विशिष्ट व्यंजन का दर्जा भी इसी को दिया गया है। ठीक है, ये का टाइप का होता है लेकिन नीचे से क्या होता है, बंद होता है। साथ ही साथ अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो हमारा या और वाह है, या और वाह, इसको हम अर्धस्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धस्वर। अभी रीजन भी बताएंगे, अर्ध स्वर किसके अनुसार, तो डॉक्टर भोलाराम तिवारी के अनुसार। किसके अनुसार, भोलाराम भोलाराम तिवारी। यहां से क्वेश्चन बताइए कि डॉक्टर भोलाराम तिवारी के अनुसार कौन सा व्यंजन नहीं स्वर नहीं है 11 स्वरों में, तो री जो है डॉक्टर भोलाराम तिवारी के अनुसार स्वर नहीं है। इसके अलावा अच्छा जैसे लिखते हैं कौवा, कौवा या कौवा, ऐसे लिखते हैं ना, यानी वा के आ के स्थान पर ये यूज में आ सकता है ना, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर। इसी प्रकार या का भी यूज होता है। ठीक है, या और वा क्या है हमारे, अर्ध स्वर। ठीक है, ला की बात करें, या इसके पहले या वा हो गया, रा की बात करें, रा जो है, रा को बोलने पर क्या होती है, कांपने लगती है, और पीछे की और क्या होती है, लुंठी सूंघने लगती है, पीछे की ओर मुड़ जाती है, रा।
रा बोलेंगे तो क्या होता है, जीभ कंपित होती है, तो इसी को बोलते हैं प्रकंपित वर्ण। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। लुंठित यानी पीछे की ओर लुढ़क जाती है, लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं इसी को। उसके बाद हम बात करें या रा ला, ला की बात करें तो ये क्या है, प्रासर्विक व्यंजन। कैसा व्यंजन है, प्रासर्विक, प्रासर्विक व्यंजन भी इसको बोला जाता है। ठीक है। और या और वा को एक और नाम दिया गया है, या और वा को संघर्षहीन सा प्रवाह व्यंजन, यानी बिना संघर्ष के ये बोल जाते हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, संघर्षहीन, संघर्षहीन सा प्रवाह, सा प्रवाह व्यंजन भी इसी को हम बोलते हैं, संघर्षहीन सा प्रवाह व्यंजन भी बोलते हैं। इसके अलावा अभी जो आया था वहां पर लास्ट जैसा, जैसे जा वहां पर आया था ना, का खा जा फा। अच्छा, कल की क्लास में इसको नहीं पढ़े थे क्योंकि ये व्यंजन का पार्ट है, तो का खा गा जा और फा, ये जो है ये अरबी फारसी शब्द से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं, अरबी फारसी शब्द से। ठीक है, ये कहां से लिए गए हैं, अरबी फारसी शब्द से। अगर हम बात करें इसकी सर्वप्रथम यूज की, यानी सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा। किसके, राजा शिव प्रसाद, जिनको सितारे हिंद की क्या दी गई थी, उपाधि दी गई थी, सितारे हिंद की के द्वारा। का खा जा फा इसको बोलते हैं नुक्ता, ये जो बिंदी लगी है इसको बोलते हैं नुक्ता। यानी नुक्ता वाले कौन से 5 वर्ण है, का खा जा और फा। पहचान क्या होगी, इनके नीचे बिंदी लगी होती है। ठीक है, तो इनका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनका प्रयोग। ठीक है, इसके बाद अगर और बात करें तो देखिए क्या आता है, द्वित्व व्यंजन एक होता है। देखिए द्वित्व व्यंजन, जैसे एक वर्ण है बच्चा, बच्चा, सज्जन, तो इसमें जो आ रहा है यानी आधा चा और पूरा चा, यानी किसी वर्ण का पहला आधा उसके बाद वो पूरा मिल जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ओके एक मिनट, यानी आधा प्लस पूरा मिलके क्या बनता है, द्वित्व व्यंजन। जैसे आधा जा फिर ये पूरा जा, ये मिलाकर इसको हम क्या बोलेंगे, द्वित्व व्यंजन। ठीक है, अब इसके अलावा एक और पॉइंट है जो हमारा नल, नल रस। ठीक है, इसको हम वात्सर्य व्यंजन भी कहते हैं। क्या तो कहते हैं, वात्सर्य व्यंजन। ठीक है, इनको हम वात्सर्य व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट और बची हैं, कौन कौन से हैं, सबसे पहले जैसे निर्नासिक, निर नु जय श्री राम, निरु नासिक के। ठीक है, और अनुनासिक के, अनु नासिक के, ये दोनों क्या है, इसमें क्या होता है, मुख से ध्वनि निकलती है। निर का मतलब नहीं, नु का मतलब नासिक, देखो निर का मतलब नहीं, नासिक का मतलब क्या है, नाक से ध्वनि कम निकले, यानी नाक से कम ध्वनि निकलती है और मुख से ज्यादा। ठीक है,
इसमें सारे वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अनुनासिक यानी नाक की सहायता से, यानी नाक की सहायता से जो बोली जाए, यहाँ पर नाक की सहायता से ना बोली जाए, यहाँ पर नाक की सहायता से जो बोली जाए, जिनके ऊपर चंद्र बिंदु होता है। ठीक है, वो सारे जैसे दांत, दांत, आंत, ये सारे वर्ण क्या आ जाएंगे, अनुनासिक के हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम चलेंगे क्वेश्चंस की। अब यहाँ पर हम इनसे रिलेटेड सवालों को, प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहेंगे? स्वरों को? गलत। व्यंजन को? स्वर को कहेंगे? बिल्कुल नहीं। व्यंजन को? बिल्कुल नहीं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या बोलेंगे? वर्णमाला, यानी एक अच्छे क्रम में रखा हो उसी को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। वर्णों के उच्चारण को? बिल्कुल नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त स्वर माना जाता है, यानी संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो संयुक्त स्वर यहाँ पर, अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगी तो देखिए थोड़ा सा हम ध्यान से बता दें। छोटा छोटा मिलकर ये भी संयुक्त स्वर है। बड़ा ऊ की कहें तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। बड़ी की बात करें छोटी ई प्लस छोटी, ये भी संयुक्त स्वर दिख रहा है। ये कैसा दिख रहा है? छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटी ई या बड़ी ई मिलकर बना है। देखिए ये सारे संयुक्त स्वर नहीं होंगे, यानी इन सभी को संयुक्त स्वर नहीं कहेंगे। संयुक्त स्वर किसे कहेंगे? संयुक्त स्वर किसे कहेंगे? जो दूसरे, यानी दो अलग अलग वर्णों से मिलकर बना होगा उसी को हम क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर बोलेंगे। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? संयुक्त स्वर। एक और स्वर होता है जिसको हम बोलते हैं द्वित्व स्वर। द्वित्व व्यंजन में आता है, छोड़िए उसको हम व्यंजन में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे तीसरा है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के? टोटल 3 प्रकार के। कौन कौन से? हम बात करें, पेन का फाउंट चेंज कर लें, चलो ये सही रहेगा। ठीक है, एक मात्रिक, एक मात्रिक जिसको हम क्या बोल सकते हैं? ह्रस्व और लघु। ये तो हो गया पहला टाइप। दूसरा कौन कौन सा है? द्विमात्रिक, द्विमात्रिक ह्रस्व का क्या हो जाएगा? ह्रस्व का उल्टा क्या होता है? दीर्घ होता है कि एक गुरु होता है। लघु का गुरु होता है, लघु का गुरु होता है। ह्रस्व का क्या होता है? देखो लघु जो होता है ऐसे निशान होता है, इसका होता है 2, यानी इसकी 2 मात्राएं हैं, इसका 1 मात्रा है। और ह्रस्व का क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। ठीक है, ये दूसरा हो गया। और तीसरा क्या है हमारा? प्लुत स्वर, प्लुत या त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर। तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 3। इसके बाद ओष्ठ, कंठ, ओष्ठ, दीर्घ स्वर वर्ण है। अच्छा देखिए, कंठ ओष्ठ दीर्घ स्वर कह रहा है, तो कंठ ओष्ठ, ठीक है, आपके लिए बता दें। देखिए व्यंजन तो अभी पढ़े नहीं, कंठ स्वर यानी कंठ में जो आते हैं वो का पूरा आएगा, कचट, का, खा, ग, ख, अंगा, और विसर्ग आता है इसी में। ठीक है, बड़ा आ आता है, छोटा आ आता है और हा आता है, और वाह भी इसी में, विवाह। ठीक है, ठीक है, ये सारे कंठ में आते हैं। ओष्ठ की बात करें, ओष्ठ इसी में व्यंजन भी आएंगे, जैसे पा, फा, बा, भा, मा, और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यानी वार्तुल वाले सारे, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ। तो कह रहा है कंठ ओष्ठ, यानी कंठ में भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। तो कंठ ओष्ठ, देखिए कंठ, ये जो ओ है, ओ किससे मिलकर बना है? छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटा ओ
या बड़ा ऊ से मिलकर बना है, तो ये क्या हो जाएंगे, कंठ ओष्ठ में आते हैं ये सारे। ये दोनों कंठ ओष्ठ में आएंगे, कंठ में भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये जो बना है, यानी छोटा आ प्लस छोटा आ प्लस बड़ा, छोटा या बड़ा, रुकिए 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 रुकिए, छोटा या बड़ा प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ से मिलकर क्या बनते हैं, ओ और आओ बनते हैं। छोटा यानी ये कंठ में आ गया, और ओठ से यानी ये क्या हो गया, कंठ ओष्ठ हो गया। अब यहाँ पर बात करें, कह रहा है अगली कंडीशन क्या है, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर है ये, ओ और आओ दीर्घ स्वर है, तो यही क्या हो जाएगा, इसमें से कौन मिला, आओ। आओ क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ स्वर। अगला क्वेश्चन नंबर 5, उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं 3। अभी पहला क्वेश्चन देख के आ रहे, दूसरा क्वेश्चन यही सेम था। तीसरा, मुख खुलने के आधार पर स्वरों के भेद नहीं है। मुख खुलने के आधार पर समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत और अर्धविवृत। अर्ध विवृत, ये 4 प्रकार होते हैं। तो संधि स्वर नहीं होगा, मुख खुलने के आधार पर संधि स्वर नहीं होगा। अगला, हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। तो टोटल कितनी है, 52 स्वर। अभी देखिए कहाँ गया, यहाँ पे देखिए, देखिए टोटल स्वर कितने हो जाएंगे, 52। कैसे, 11 स्वर प्लस 2 अयोगवा प्लस 25 स्पर्शी प्लस 4 अंतस्य, 4 ऊष्म और 4 संयुक्त। इन सभी को जोड़ेंगे तो टोटल स्वरों की संख्या कितनी आ जाएगी, 52। सॉरी, टोटल वर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी, 52 आ जाएगी। स्वर की संख्या 11। लेकिन अगर हम बात करें व्यंजन की, व्यंजन कितने होंगे, तो 25, तो ऊ 4। अच्छा रुकिए, इसी में 2 और आएंगे, इसी में 2 और ऐड होंगे तब 52 होगा। देखिए इसी में डा और ढा, डा और ढा, जिसको इसके नीचे यानी इन दोनों के बीच में नीचे क्या होता है, बिंदी, उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। उत्क्षिप्त या ताड़न जात भी बोलते हैं, ताड़न जात, ताड़न जात व्यंजन भी बोलते हैं जिसी को, ठीक है। तो अगर बात करेंगे व्यंजन की, तो 4 संयोग, सॉरी, 4 स्पर्शी, 25 स्पर्शी, 4 अंतस्य और 4 ये हमारे ऊष्म व्यंजन। तो टोटल व्यंजनों की संख्या केवल 33 ही मानेंगे। ये संयुक्त यानी ये 2 से मिलकर बना है, ये इसका अगर दूसरा रूप है, इसलिए इन दोनों को, इसको, इन चारों को और इन दोनों को नहीं जोड़ते हैं, तो व्यंजनों की संख्या 33 होगी, ठीक है। अभी आगे क्लास में देखेंगे, देखिए ठीक है। तो टोटल स्वरों की संख्या, व्यंजनों वर्णों की संख्या, हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 52 हो जाएगी। इसके बाद भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ध्वनि। अगर ध्वनि नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण। वर्ण नहीं होगा तो अक्षर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 कितनी होती है, 11। अभी पीछे बता के आए हैं। री री ध्वनि किस प्रकार के अंतर्गत आती है। री किसके अंतर्गत आती है, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, कंठ। दीर्घ में तो आएगी नहीं, उसमें क्या, दीर्घ स्वर में क्या क्या चीजें आती हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और आओ। ह्रस्व में क्या क्या आते हैं, ह्रस्व की बात करें तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ह्रस्व स्वर आ जाएगा। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, अभी यहाँ पे देखिए कितनी, 4। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 हो जाएगी। उसके बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री किस प्रकार के स्वर हैं, अर्धसमृत। अभी देखिए, अच्छा इसी में से तो क्या था, सुई,
सुई, आधी सुई लगाना, ओए, आधी सुई लगाना। तो ओए, ओए का मतलब ओए आधी, ओए से आधी से अर्ध, सा से समृद्ध, तो ओ और ए क्या हो जाएगा, अर्ध समृद्ध। समृद्ध की बात करें हम तो यहां से, या एक काम करो, रुको, तो यहां से क्या आ जाएगा, ओ और ए, ओ और ए क्या आ जाएगा, अर्ध समृद्ध। सुई में छोटा ऊ और बड़ा ऊ है, सॉरी छोटा ऊ है तो छोटा ऊ से छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ की मात्रा से, और बड़ी से छोटी ई और बड़ी ई। बी वृत्त में क्या आ जाएगा, बड़ा आ, ठीक है। और इसी में देखिए रा के साथ छोटी ई के साथ ई भी चलता है, री, ठीक है। और इसका बड़ा रूप यानी छोटा आ और ओ, औ और ए, ये किस में आ जाएंगे, अर्ध स्वर में। तो ये हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, समृद्ध स्वर हो जाएगा। इसके बाद ओष्ठ आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से आवृत्त मुखी स्वर हैं। आवृत्त यानी जिनका मुख क्या हो, गोल ना हो। तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ और इनसे बनने वाले स्वर कौन कौन से, ओ और औ, ये सभी क्या है, वृत्तमुखी। तो ये तो होगा नहीं आवृत्तमुखी, ये भी आवृत्तमुखी नहीं होगा, ये भी आवृत्तमुखी नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अयोगवाह विसर्ग वर्ण कौन सा है, तो भी बताए थे, अयोगवाह विसर्ग, अयोगवाह यानी ये दोनों मिलकर क्या है, अयोगवाह है, लेकिन उसमें भी विसर्ग क्या है, ये क्या हो जाएगा, विसर्ग, और ये अनुस्वार। सेम, अनुस्वार वर्ण कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अनुस्वार वर्ण। अन्न को क्या बोलते हैं, अनुस्वार वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, वर्ण। उसके बाद हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33, अभी बता के आए हैं, ठीक है। उसके बाद मध्य स्वर, तो ये मध्य स्वर किसके आधार पर आया है, जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर। अब मध्य स्वर क्या है, छोटा आ, इसी को हम क्या बोलते हैं, उदासीन, उदासीन स्वर, या केंद्रीय स्वर भी बोलते हैं। केंद्रीय यानी जीभ के केंद्र भाग से यानी बीच से बोला जाता है, इसीलिए केंद्रीय स्वर। तो छोटा आ क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्त मुखी अर्ध विवृत स्वर, कह रहा आवृत्त मुखी यानी जिसमें आवृत्त यानी गोल मुख ना बने, तो कौन कौन से हैं, छोटी ई, बड़ी ई, अच्छा इसी में छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, री, ए और ऐ। उसके बाद कह रहा अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर में क्या आता है, छोटा आ, ऐ और ओ। तो कौन कौन से हैं, छोटा आ, ऐ, छोटा आ और ऐ, जो दोनों में सही बैठ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, आवृत्त मुखी भी है और अर्ध विवृत स्वर भी है। अर्ध आवृत्त मुखी स्वर, अर्ध आवृत्त या अर्ध वृत्त मुखी दोनों कह सकते हैं, यानी जिसमें आधा गोल बने तो वो क्या हो जाएगा, री, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वृत्तमुखी स्वर है यानी जिसमें गोल मुंह हो, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ और इनसे मिलकर बनने वाले, और कौन कौन से, ओ और औ, ये क्या है, वृत्तमुखी स्वर हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मूल स्वरों की संख्या। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और इसके साथ में री। लेकिन यहाँ पर पूछा जाए पंडित भोलाराम तिवारी के अनुसार 3, ऐसे 4 हो जाएंगे। अगर ऑप्शन में 4 नहीं मिला है तो ऑप्शन में 3 मिलेगा, तो वो राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भोलाराम तिवारी के अनुसार स्वर नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, री। री क्या है, स्वर नहीं है, क्योंकि री जो है ऐसे बोला जाता है, ऐसे कुछ निकलता है आवाज, तो री जो है रा प्लस ई से मिलकर बना है, इसलिए इसको स्वर नहीं माना गया है। किसके अनुसार, डॉक्टर भोलाराम तिवारी के अनुसार। इसके बाद प्राकृत स्वर हैं, तो छोटा आ और छोटी ई और ऊ, यानी इनसे मिलकर अन्य स्वर बनते हैं, यानी ये क्या है, स्वयं जन्मदाता है कि उनकी स्वरों की, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्राकृत स्वर बोलेंगे। इनकी सहायता से अन्य स्वर बनते हैं, ठीक है।
अब इसी में वर्णों के प्रकार होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर, पहला तो स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अयोगवाह को हम स्वर या व्यंजन में काउंट करते हैं? अयोगवाह को तो ना तो स्वर ना व्यंजन, तो इसको तीसरे टाइप में भी नहीं रखा गया है। ठीक है, तो वर्णों के प्रकार कितने हो जाएंगे? केवल और केवल दो। अयोगवाह को इसमें इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर वर्णमाला से रिलेटेड यानी व्यंजनों के 25 क्वेश्चन को यानी 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहले इसमें कह रहा है दंत वर्ण नहीं है। तो दंत वर्ण नहीं है, दंत से क्या बताए थे? पूरा का पूरा तावर्ण, तावर्ग यानी ता, था, दा, था और ना, ये सारी चीजें क्या थी दंत में। और क्या? दांत, लात जैसा, तो ला और सा इसी में आता है। दंत वर्ण कौन कौन से हैं? ता, था, दा, धा, ना और ला। तो इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? दा इसमें है तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? गलत। टा है इसमें तो टा नहीं है, यानी टा क्या है? दंत वर्ण नहीं है। तो टा है कौन सा वर्ण? तो टा जो बोला जाता है वो किससे बोला जाता है? मूर्धन्य से। तो ये कौन सा है? मूर्धा से बोला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? मूर्धन्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, री का उच्चारण आसान है, तो क्या बताए थे? मूर्धन्य ऋषि। री क्या बताए थे? मूर्धन्य, मूर्धन्य ऋषि, यानी मूर्धा में क्या आ जाएगा? री, रा और सा। और मूर्धन्य से कौन सा वर्ग? टा वर्ग, पूरे के पूरे टा वर्ग, यानी टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। तो मूर्धन्य, तो री क्या है? मूर्धन्य। उसके बाद हिंदी में ठा ध्वनि है। ठा किससे? अभी जस्ट बताए। ठा किससे बोला जाता है? मूर्धा से, तो क्या हो जाएगा? मूर्धा। उसके अलावा अच्छा एक चीज और, जैसे मूर्धा, मूर्धा, तो यहाँ देखिए टा के आकृति के तरीके है, तो यहाँ से मूर्धा यानी टा पूरा वर्ग, मूर्धन्य ऋषि यानी री, रा और सा हो जाएगा। तो मूर्धा ऐसे। या और दंत में कैसे होता है? दंत्य, अगर हम बोले दंत्य तो इसमें ता आता है यानी पूरा का पूरा ता वर्ग। कंठ में का आता है, कंठ में तो का पूरा का वर्ग। ओष्ठ से हम याद करेंगे, ओष्ठ का हम याद कर लेंगे। ओष्ठ कैसा होता है? सबसे लास्ट वाला, पा फा बा भा। ओष्ठ में क्या हो जाएगा? पा फा बा भा। तालव्य में दूसरा, यानी कंठ के बाद दूसरा। देखिए कंठ के बाद दूसरा क्या है? तालु, तो चा छा जा छा यहाँ। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा अर्ध विवृत स्वर हैं, ये तो कल वाले में से आ गया। तो विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर क्या बताए थे हम? तो अर्ध विवृत की स्वर की बात करें तो कौन कौन से आ गए थे हमारे? देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें समृद्ध में क्या क्या चीजें थी, पूरा रिवीजन कर लेंगे। समृद्ध की बात करें तो समृद्ध में क्या क्या चीजें आई थी? सुई, सुई से आया था ना, सुई, छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ऊ, बड़ा ऊ प्लस री। अर्ध समृद्ध की बात करें तो इसमें क्या आया था? आधी, क्या बोले थे? ओए आधी सुई लगाना, तो ओ और ए। विपरीत की बात करें, विपरीत में बड़ा आ। और अगर हम बात करें अर्ध विपरीत की, अर्ध विपरीत की, तो अर्ध विपरीत स्वर जो था उसमें क्या क्या चीजें आई थी? आ, यानी इन दोनों का तो बड़ा रूप, ओ, औ और ए। कौन कौन सा था? औ और ए। इसके अलावा क्या बच रहा? छोटा आ, तो इसी में से तो अर्ध विपरीत स्वर क्या हो जाएगा? ए। ए क्या ए होगा कि आए? इनका बड़ा रूप यानी आए होगा, तो ये हमारा क्या है? अर्ध विपरीत में आता है, तो ये क्या हो जाएगा? विपरीत रूप हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें, कह रहा है कि कौन सा महाप्राण के उदाहरण है? कौन सा महाप्राण व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो महाप्राण में क्या क्या चीजें आती हैं?
तो देखिए अल्प प्राण की अगर हम बात करें, अल्प प्राण और महाप्राण की, देखिए तो अल्प प्राण में क्या आता था, आ से पहला, ला तीन के तरीके दिख रहा तो तीसरा, पा से पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, ये या के तरीके कुछ लग रहा तो या, रा, ला और वा, ये हो जाएगा। और क्या क्या चीजें थी, देखिए पहला, तीसरा, पांचवा, आ से यानी सभी स्वर भी सी में आ जाएंगे, यानी स्वर। उसके बाद अड़ा का ये जो उत्क्षिप्त रूप है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, पहला तीसरा पांचवा, दा कौन सा है, ता था, दा, दा क्या है, तीसरा है, दा प्रत्येक वर्ग का तीसरा है, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए, अच्छा महाप्राण भूल गए थे, तो महाप्राण में दूसरा होना चाहिए और चौथा होना चाहिए, बाकी हा से यानी तीनों सा और हा, तीनों सा प्लस हा, ये सारी चीजें होनी चाहिए, और प्लस इसी में विसर्ग भी आता है, ठीक है। तो महाप्राण में दूसरा होना चाहिए पा फा, पा के बाद फा, तो ये फा क्या है, दूसरा है, तो ये हमारा राइट आंसर है। देखिए या जो है पांचवा है, ये कौन सा है, पांचवा है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। और ला, ला जो आता है किस में आता है, अल्प में आता है, तो ये भी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो घुट कर पढ़े, तो दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से या रा ला वा कौन सा व्यंजन है, या रा ला वा संयुक्त है, नहीं है, ऊष्म नहीं है, संयुक्त में क्या क्या चीजें हैं, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। ऊष्म में कौन कौन से हैं, तीनों सा और हा, तीनों सा और हा। स्पर्श में क्या है, पूरा सारे के सारे यानी कचट तक पूरा वर्ग, और अंतस्थ में क्या है, या रा ला वा। तो यहाँ आपका एक अच्छा खासा रिवीजन भी हो रहा है, तो अंतस्थ से क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से छत्र ज्ञा और सरा क्या है, तो संयुक्त वर्ण है, यानी दो वर्णों से मिलकर बने हैं। अगला वात्सल्य, तो वात्सल्य कौन कौन से थे, अभी बताए थे, नल रस, नल रस कैसे हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे, वात्सल्य वर्ण हो जाएंगे। इसके अलावा नासिक यानी प्रत्येक वर्ण का पांचवा अक्षर पंचमाक्षर या नासिक कहलाता है, तो ये क्या हो जाएगा, डा, ढा या ना, और इसी में एक और बच रहा है माँ, ठीक है। इसके अलावा लुंठित या प्राकंपित व्यंजन, लुंठित जो पीछे की ओर लुढ़क जाए, या प्राकंपित बोलने पर क्या हो जाए, प्रकंपित हो तो रा, रा, ठीक है। उसके बाद किस शब्द का में द्वित्व व्यंजन है, तो जिसमें क्या हो, आधा और पूरा मिलके, तो जा और जा इसमें है, तो ये क्या है, आधा जा प्लस पूरा जा, तो ये क्या हो जाएगा, द्वित्व व्यंजन। अगला, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33, कल की क्लास में ही बताए थे। आगे, तालु से निकलने वाला वर्ण, तालु, दंत तालव्य, क्या बोले थे, अच्छा सॉरी, तालव्य, तालव्य क्या है, दूसरा है, दूसरा, दूसरा क्या है, तालव्य, तो चा छा जा झा इया, ये क्या हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें क्या बच रहे हैं, तो ताल, ईयस ताल, ई एस ताल, तो छोटी ई बड़ी ई और या और ता, ये क्या हो जाएंगे, पूरे हमारे तालव्य हो जाएंगे, तालु से निकलने वाले वर्ण। काकल्य वर्ण किसे कहते हैं, तो काकल्य वर्ण जो है हमारा, ये हा हो जाएगा, यानी जो कंठ से बोले जाते हैं उन्हीं में से क्या कहते हैं, काकल्य वर्ण। इसके अलावा छा किससे मिलकर बना है, तो छा किससे मिलकर बना है, का प्लस, देखिए यहाँ पर ये बीच नीचे कॉमा है, ठीक है, का प्लस, तो देखिए जो छा से छतरे, का प्लस सा से मिलकर बना, किससे मिलकर बना है, का प्लस सा से मिलकर, तो छा। इसके अलावा जिन स्वरों का उच्चारण में हवा नाक होगा, नाक से निकलती है उसे कहते हैं, नाक से निकलती है, तो नाक से निकलती है, तो उसमें क्या हो जाएगा, देखिए नाक से जो ध्वनि निकलती है यानी अनुनासिक, यानी नाक के साथ
तो क्या हो जाएगा हमारा अनुनासिक हो जाएगा। उसके बाद किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो मूर्धा धा धा पे यहाँ टा की आकृति बनी है तो टा होना चाहिए। और इसके अलावा टा वर्ण यानी टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, और मूर्धन्य ऋषि तो री, रा और सा। तो जिसमें ये सारे मिल जाएं, तो इसमें सा है तो गलत, सा है, या है, टा है, ठा है, तो सा या टा ठा ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद इनमें से किन वर्णों का को व्यंजन वर्ण कहा जाता है, तो व्यंजन किसको जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो, तो बिल्कुल सही, स्वर के बिना नहीं बोले। जो बला घात हो गलत, जिनका उच्चारण संभव ना हो उच्चारण क्यों नहीं कर सकते हैं। जिनका जो कठिनता से उच्चारित हो तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, आगे चा, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है चा वर्ग में महाप्राण, तो महाप्राण जो होता है वो कौन कौन से होते हैं। अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचवा होता है, और जो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अल्प में होता है, और साथ में दूसरा और चौथा ये किस में होता है हमारा। दूसरे और चौथे की बात करें तो ये हमारा जो होता है किस में होता है, महाप्राण में होता है। ठीक है, पहला तीसरा पांचवा अल्प में, महाप्राण में दूसरा और चौथा होता है। तो दूसरा और चौथा यानी दो ही वर्ण आएंगे प्रत्येक वर्ग का, दूसरा और चौथा, तो दो किसी भी वर्ग का। अब कह रहा गा, जा, चा, छा और टा, इसमें से तालब्य महाप्राण, तो तालब्य में क्या क्या चीजें आती हैं, चा, छा, जा और झा, चा छा जा झा या, और ताल ताल ई एस, ई छोटी बड़ी या और सा। तो इसमें से चा छा जा यानी इन दोनों का तो काम खत्म हो गया, यानी दो बचे। अब कह रहा है महाप्राण, तो महाप्राण में क्या क्या चीजें होती हैं, अभी जैसा कि बताएं, दूसरा और चौथा, तो दूसरा ये हो गया और ये चौथा ये हो गया, तो ये चा और छा ये इन दोनों का भी काम खत्म। सॉरी, छा बचेगा, एक मिनट, यानी छा बचा यहाँ से। जा तो क्या है हमारा तीसरा है, और चा जो है पहला है, यानी एक बचे। अब कह रहा है घोष वर्ण, तो घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, पहले और दूसरे, तो पहला और दूसरा, पहला तो खत्म है वैसे, तो दूसरा बचा, ये क्या हो जाएगा हमारा घोष वर्ण हो जाएगा। तो घोष वर्ण कौन से होते हैं, घोष की बात करें तो पहला दूसरा, तो ये क्या है दूसरा है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगला हम बात करें प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण किस प्रकार का है, तो पहला दूसरा याद होगा अघोष, क्या बताए थे, आ से पहला दूसरा, तो अघोष में अघोष हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा जिन ध्वनि व्यंजन ध्वनियों को उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का करण का स्थान है। क्या कह रहा है, स्वन तंत्रियों में कंपन न हो। ठीक है, उच्चारण के समय क्या हो, स्वर ध्वनियों में कंपन हो, और उच्चारण के स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण का स्थान क्या होगा, तो काकल्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा काकल्य हो जाएगा। अगला आंसर अर्ध स्वर है, तो पहले ही बताए थे, या और वा क्या है अर्ध स्वर है। कह रहा ओष्ठ, महाप्राण और घोष हो, तो ओष्ठ में क्या आ जाएगा पूरा का पूरा पा, हा, बा, भा, मा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, तो यहां से बुआ ये तो कैंसिल हो गया, भा हो सकता है, था हो सकता है, टा ये भी कैंसिल। अब कह रहा है कि महाप्राण, तो महाप्राण कौन कौन से होते हैं, दूसरा होता है और चार नंबर होता है, दूसरा और चौथा, तो पा और फा और ये भी तब भी। अब कह रहा है घोष वर्ण, तो घोष वर्ण कौन सा होता है, पहला होता है, और कौन कौन से होते हैं, पहला और दूसरा, तो पहला दूसरा, तो इसमें पा फा पहला और दूसरा होता है, तो पहला दूसरा, तो फा क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भा हमारा गलत हो जाएगा। अब इसके बाद
तो कल जो क्लास होगी वो हमारी स्वर और व्यंजन दोनों के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके लगभग लगभग 100 प्लस क्वेश्चन को हम कराएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।